बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी सेकंड एनुअल के थ्योरी के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों का पहला पीबीए का एग्ज़ाम भी केमिस्ट्री का हो गया है। मुझे पेपर मिला नहीं था तो मैं इसलिए उसका सोल्यूशन नहीं दे सका, लेकिन मैंने जिन स्टूडेंट से पूछा उन्होंने यही कहा कि पेपर आसान था। तो अब बायोलॉजी और कंप्यूटर के लिए मुझसे काफ़ी कमेंट्स में स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो बायोलॉजी, जैसे मैंने पहले कहा था, मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है, तो मुझे बायो के थ्योरी के पेपर के लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ी बायो की एक टीचर से, और अभी प्रैक्टिकल के लिए भी आप लोगों ने बार-बार कहा है, तो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। मेरे भाई भी हैं, कोलीग भी, दोस्त भी हैं, सर अख्तर, इनसे। तो ये बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, तो इंशाल्लाह ये मेरे साथ आपको ये गाइड करेंगे प्रैक्टिकल के इस पीबीए के एग्ज़ाम के बारे में। तो सर, थैंक यू वेरी मच। और ये आप सब जानते ही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बोर्ड दी हैं, ये हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों ने भी पढ़ी भी होती हैं, आप लोगों ने देखी भी होती हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शंस होते हैं, और जो सेक्शन ए या पार्ट 1 जो होता है, सेक्शन 1, उसमें 60% होता है प्रैक्टिकल और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है, और बाकी 40% या 4 मार्क्स का पार्ट नंबर 2 में से आता है। तो इसका मतलब है जो मेजॉरिटी आपके क्वेश्चंस हैं, जो मेजॉरिटी प्रैक्टिकल है, वो पार्ट 1 में से आएगा। तो सर, पार्ट 1 में से ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हमारे सामने, तो इसमें से काइंडली थोड़ा-थोड़ा बच्चों को आप खुद ही बता दीजिए। एग्जामिनेशन एट द माइक्रोस्कोप, एन एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल यूजिंग एन एप्रोप्रिएट टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक सच एज आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू। इसमें क्या बच्चों को देखना होगा सर? इसमें बच्चों को तो देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होना चाहिए। ये भी आपको बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है, एनिमल सेल में क्या होता है और प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल का डिफरेंस होता है, इसमें सेल वॉल होती है नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, तो ठीक है। पूछ सकते हैं कि सबसे किस पहला पॉइंट मैंने लिख दीजिए, डिफरेंस का सर ने बताया दोनों का, आप थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे तो उसमें आपको जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी आपको पता चल जाएंगे। दूसरा ये है, इसमें लिखा हुआ है कि आयोडीन और ये क्यों यूज़ की जाती है। आयोडीन या इसका मिथाइलिन? हाँ, जी सर। ये एक डाई होती है कलर देने के लिए, ताकि आप हमें जो है जो उसका इमेज है वो क्लियर नज़र आ जाए। ये कलरिंग के लिए होती है, कलरिंग के ठीक लिए है। होती है और इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक हो गया। वैसे अगर देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हमें चीज़ नज़र आएगी, उसके पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स हैं वो तो हमें नहीं नज़र आते, इसलिए हम आयोडीन यूज़ करते हैं, मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं। इसमें रेड कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है। ठीक हो तो गया ये सर। हम ये यूज़ देख करते लीजिए, हैं। आयोडीन और मिथाइलिन ब्लू एप्रोप्रिएट टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक्स इसलिए होती है कि स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको अगर कहा जाएगा आप कौन सा सेल जो है एनिमल सेल से कहेंगे और प्लांट सेल को तो पता, नाम से पता चल जाएगा कि प्लांट सेल है। जैसे ऑनियन का हम उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो ये प्लांट सेल में आएगी। और एनिमल सेल में ब्लड की स्लाइड अगर कोई आप प्रिपेयर करते हैं, ह्यूमन ब्लड है, फ्रॉग ब्लड है, उसकी स्लाइड अगर प्रिपेयर करेंगे तो वो एनिमल सेल में आएगी। ठीक ठीक हो है। गया। दूसरी होगी हमारी चीक सेल है, वो भी ठीक हो गया। एनिमल सेल में आ जाती है। ये चीक बात सेल। आप पूछ सकते हैं और इनकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए कि चीक सेल की और ऑनियन एपिडर्मिस की जो स्लाइड्स है उसके सेल की अरेंजमेंट आपको पता होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा वो डायग्राम बना देते हैं तो आपने डिफरेंस बताना होगा कि ये कौन से चीक सेल हैं और कौन से एपिडर्मिस सेल हैं ऑनियन के। ठीक तो है। अच्छा, अब सर नंबर 2 है डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल और इन रेड ब्लड सेल। तो इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी। अच्छा, इसमें ये हमने बताना होता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो सोल्यूशन है उनका क्या इफेक्ट होता है सेल्स पे, क्या वो श्रिंक हो जाते हैं या फिर वो स्वेल हो जाते स्वेल हैं हो जाते हैं। या तो वो ये हमने वही रहते बताना है हैं? कि कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन का सोल्यूशन में अगर डालेंगे तो इसमें हमने सोल्यूशन 2-3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। सपोज अगर ग्लूकोज का सोल्यूशन बनाया, 5% बना लिया, 10% बना लिया, तो वो एक एक ड्रॉप डाल के यही जो सेल्स है एनिमल और प्लांट सेल है इनके ऊपर देखेंगे, फिर हमें वो उसमें चेंज नज़र आएगी कुछ देर वो अगर उस सोल्यूशन में अच्छा, आपको याद होगा थ्योरी वाली वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक स्पेशली बताया था कि अगर सेल की कॉन्सेंट्रेशन और उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर एक जैसी होगी तो नो चेंज आएगा, और श्रिंक उस सूरत होगा, सेल श्रिंक उस सूरत होगा जब शेल से बाहर जाएगा वाटर, उस सूरत में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा सेल की होगी, और अगर सेल की कम होगी तो स्वेलिंग। ये वो टॉपिक इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 3 है सर, एक्सपेरिमेंट टू शो वर्किंग ऑफ एंजाइम
इन वाइट्रो ई.जी. पेप्सिन वर्किंग ऑन मीट एंड टेस्ट ट्यूब। इसका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है सर। ये वर्किंग एंजाइम का हमें बताना है कि एंजाइम क्या चीज़ होती है और उसके इफेक्ट क्या होगा सोल्यूशन का, तो वो हमने देखना है। इसके डिफरेंट तरह के जैसे फूड टेस्ट है तो फूड वो टेस्ट में सर कौन सा टेस्ट यूज होगा, ये भी साथ साथ बताते जाएंगे। फूड टेस्ट में कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन टेस्ट। का टेस्ट हो गया, तो ये एंजाइम है। मैं आप देखेंगे प्रोटीन का, और इसके डिफरेंट कलर्स भी आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे तो उसमें कौन सा कलर आएगा, प्रोटीन का करेंगे, प्रोटीन का सर कौन सा कलर आता है? प्रोटीन का जो कलर आता है पर्पल कलर आता है। प्रोटीन में पर्पल कलर है। और सर कार्बोहाइड्रेट का कलर मेंशन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च होता है, स्टार्च का कलर डार्क ब्लू कलर आता है उसमें, डार्क ब्लू, ये साथ मेंशन कर देते हैं जी, डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर आएगा। और इसके अलावा जो है ग्लूकोज का टेस्ट है, ब्रिक्स रेड कलर आता है। ठीक, ब्रिक रेड। हाँ, इसमें आपको वो ब्रिक रेड दो ग्लूकोज में जी। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंजाइम वाले में, कि एक तो केमिकल इक्वेशन लिखी होगी कि जो जो चीज़ें मिक्स करते हैं आगे उसका रिजल्ट क्या आता है, तो आपने उसका जो है देखना चाहिए कि आप ग्लूकोज का टेस्ट है तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ डाली। जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन आ गया प्लस बेनेडिक्ट सोल्यूशन आ गया, तो उसका अगर रिजल्ट देखना है उसको हीट करना है तो कौन सा रिजल्ट आएगा। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन भी था कि किस टेस्ट में आगे है वो क्वेश्चन भी कि हीट करना पड़ेगा और किस टेस्ट में हीट नहीं करना पड़ता। ग्लूकोज टेस्ट में इसमें हीट करते हैं तो पहले लाइट ग्रीन कलर चेंज होगा, उसके बाद ब्रिक्स रेड कलर आ जाएगा। कि लाइट प्रोटीन, ग्रीन से ब्रिक रेड हाँ होता है, ठीक है। प्रोटीन टेस्ट है, उसमें हमें हीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन उसमें में हम हीट नहीं करना पड़ता डालेंगे, है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमने प्रोटीन सोल्यूशन डाल देना है, एक का वाइट पार्ट जो लेके उस टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसका सोल्यूशन बना लेना है, और उसके बाद हमने उसमें डालना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। तो उसमें आप बाकी डाल देना है कॉपर सल्फेट का एक ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे के। तो पर्पल ठीक है। कलर आएगा, तो ये कॉपर आ हाँ, जाएगा। ठीक 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 कलर ठीक। आएगा। कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो आपका प्रॉपर कलर नहीं आएगा, इसलिए वो बहुत एहतियात से डालना है। वो हमने तो सर करा हाँ, था, सिर्फ वो हाँ पूछे वो नहीं लिखेंगे। आएगा। अच्छा सर, इसके experiment to test enzyme action by putting diastase in a starch solution in test tube at 37 degrees Celsius and after 15 minutes performing iodine test for the presence of starch। इसमें हमने देखना है कि एंजाइम का हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो वो हमने देखना है जो एंजाइम एक्शन जो होता है वो 37 डिग्री पे होता है। ऑप्टिमम हाँ, टेम्परेचर ये होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि ये है, और उसके बाद हमने वो एंड पे जाके परफॉर्म करना है कि परफॉर्म तो वह है नहीं, यहाँ आयोडीन क्वेश्चन डालेंगे, ही तो होंगे। वो लिखने के लिए अगर आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि ये अब इसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसका। अच्छा सर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एन एक्वेटिक प्लांट लाइक हाइड्रिला। इसमें क्वेश्चन के एतबार से कि फोटोसिंथेसिस को डेमोन्स्ट्रेट हम अगर करना चाहें तो उसमें ये बताएंगे मतलब कि बताना कि कौन सी कंडीशन चाहिए फोटोसिंथेसिस, कंडीशंस। ठीक है सनलाइट होगी जी, तो ठीक हो गया। ठीक, सनलाइट है, उसके बाद उसके बाद एक CO2 केमिकल है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो प्लांट्स रखा होगा, क्लोरोफिल है उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है ये आपको पता है, ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन होगी। रिलीज होती है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का टेस्ट करने के लिए वो भी आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं कौन सा टेस्ट करेंगे, तो मैच स्टिक, बर्निंग मैच स्टिक अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके जाएंगे तो वो ग्लो ग्लो करेगी, करेगी, तो ये ठीक शो हो गया। करेगी कि इसमें। ऑक्सीजन और रिलीज इसका जो है केमिकल इक्वेशन ये भी लाजमी आती इंपॉर्टेंट है। है। केमिकल इक्वेशन जरूर फोटोसिंथेसिस की आपके थ्योरी वाले टॉपिक में भी थी। वो नेक्स्ट है सर, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स बाय यूजिंग लाइम वाटर। जनरेटिंग सीड, इसमें आपने ये बताना होता है कि सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, एक तो ये बताना है, ठीक है। गैस कौन सी रिलीज होगी थी ये इसमें हमें होगी बताना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और CO2। लाइम वाटर आके उसका जो एंड पॉइंट है उसमें लाइम वाटर में रखा होता है, तो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो ये लाइम वाटर को CO2 मिल्की कर मिल्की देती है, कर टर्न्स देगी। मिल्की। और सर इसमें दूसरी ये भी चीज़ें पूछ सकते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड के लिए टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होती है। लो टेम्परेचर पे सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करते, तो ये तकरीबन जो है 25 डिग्री, 20 से ऊपर जो टेम्परेचर है तो ये अच्छा 20 से 25 हाँ इसका ऑप्टिमल टेम्परेचर है। साथ मैक्सिमम। नोट कर लेंगे, साथ हाँ, ही ऊपर वाले कैसे। अगर लो टेम्परेचर है तो फिर उसमें वो जर्मिनेट नहीं करते, 20 to 20। मॉइस्चर चाहिए होता है।
मॉइस्चर भी साथ चाहिए होगा और 22 डिग्री और टेम्परेचर। हीट प्रोड्यूस होती है जब सीड जर्मिनेट करते हैं, ये प्रोटीन। नेक्स्ट सर नंबर 7 में इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिलीज ऑफ CO2 एंड हीट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। इन्वेस्टिगेट करेंगे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो इसमें भी वो सेम वही चीज़ है कि सीड जब जर्मिनेट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट प्लस CO2 रिलीज होते हैं। रिलीज होती है। ठीक हो गया। सेम है, एक ही ये अब सेपरेट वगैरह टेस्ट दिए गए, फूड टेस्ट वही है कि फैट टेस्ट आपको होना चाहिए। इसमें फैट टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है ऑयल एमल्शन टेस्ट, जो फैट का टेस्ट है। एमल्शन मीन्स होता है जिस तरह साबुन की एक झाग बनती है, इसे कहते हैं एमल्शन। अगर टेस्ट ट्यूब में ऑयल और डालेंगे, उसमें वाटर डाल के अगर उसे चेक करेंगे तो एक वाइट क्लाउडी एमल्शन बनेगी, इसको कहते हैं ऑयल एमल्शन टेस्ट। और दूसरा होता है फैट का स्पॉट टेस्ट। स्पॉट मीन एक स्पॉट लग जाता है, अगर ब्राउन पेपर पे ऑयल का एक ड्रॉप लगाएंगे तो एक, या एक कपड़े पे रब करते हैं तो एक स्पॉट टेस्ट है। और ये सर बायोरेट टेस्ट है। ब्यूरो टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का ये ब्यूरो टेस्ट है। तो उसमें सेम केमिकल वही डलते हैं जो प्रोटीन का हमने किया कि प्रोटीन एक्सक्लूशन ले लिया, इसका नाम इन्होंने ब्यूरो टेस्ट दे ठीक दिया हो। प्रोटीन का। ये सर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन पॉटेड प्लांट्स अंडर अ बेल जार। हाँ, बेल जार के अंदर, बेल जार एक गिलास का एक apparatus होता है ठीक है। जो प्लांट को एयर टाइट कर देता है। ठीक है, एक प्लांट, पोटेड प्लांट का मतलब होता है जो प्लांट्स आपने एक गमले में लगाया हुआ है, ग्रोथ कंडीशन में है, उसे पानी वगैरह दिया हुआ होता है, उसके ऊपर हमने बेल जार इन्वर्ट कर देना है, उसे सही एयर है। टाइट कर देना है, और एक सादा बेल जार हमने साइड पे रख देना है। ठीक है। आफ्टर 2-3 आवर्स हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसके अंदर जो जिसमें प्लांट्स पड़ा होगा उसके अंदर वाटर ड्रॉप कलेक्ट हो जाएंगे इनसाइड ऑफ बेल अच्छा, जार। ये वाटर ये शो ड्रॉप की करता है, कलेक्शन ये ये बता शो दो। करता है कि plants जो हैं, वाटर ओपन एयर, बिल्कुल सही है। बेल जार के अंदर वाली जो सरफेस है वो उसके ऊपर वाटर वो आप ड्रॉपलेट होंगे देखेंगे तो आप आप बताएंगे। बिल्कुल ठीक। इसमें से सर जो सेक्शन बी है इसमें से आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 4 सवाल आएंगे। इसमें स्लाइड्स वगैरह होती है, जैसे बैक्टीरिया की डिफरेंट स्लाइड है, वो आपको नाम पता होना चाहिए। मतलब चलिए, डायग्राम से हमको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको देखनी पड़ेगी। स्पेलिंग आपकी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप होते हैं, और बॉल शेप होती है। बेसिलस, कोकाई, इस तरह के 4 हैं। एमीबा, पेरिमीशियम, वॉलवॉक्स। मीबा की शेप आपको पता नहीं चाहिए कैसी है। ठीक है, वो डायग्राम में मशहूर है। कॉलोनीज फॉर्म में ये आप डायग्राम देख सकते हैं। वॉलवॉक्स की डायग्राम और अमीबा की, तो आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा वॉलवॉक्स है और कौन सा अमीबा। अमीबा की प्रॉपर शेप नहीं होती, वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के हिसाब से मूव करता है, जिस साइड पे जाएगा उसकी शेप हो जाए। वॉलवॉक्स प्रॉपर एक कॉलोनीज फॉर्म में होता है, राउंड शेप की इसकी कॉलोनीज होंगे, आप सर्कल आपको नजर आएंगे। तो ये आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पैरामीशियम एक जो शूज के अंदर होता है, एक सोल होता है, उस टाइप में होता है। अच्छा सर, नंबर 2 है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए मस्टर्ड प्लांट क्या चीज़ है। ये होता है, इसका कॉमन नाम या बियोलॉजिकल नाम ब्रासिका ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रेट। है, और ये सरसों हम कॉमन नाम है। येलो कलर के फ्लावर होते हैं, सरसों का जो तेल होता है इसे वो यूज होता है। इसके फ्लावर की आपको सारा पता होना चाहिए, सैपल पैटर्न किस तरह का है। और आगे सर रूट स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। स्ट्रक्चर है कि डाइकॉट सीड है या मोनोकॉट सीड है। इसके इसके सीड जो होंगे मोनोकॉट सीड होंगे, और ठीक है। येलो कलर का फ्लावर है। ठीक तो है ये आपने बता देना है इसका। जी सर। और नंबर 3 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन डाइसेक्टेड फ्रॉग। इसकी सर डायग्राम से होगा ये। हाँ, ये लेवल डायग्राम होगी, तो उसमें आपने बताना होता है। बाद आपको इससे मिल सकता है कि ये मेल फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, तो उसमें आपने ओवरीज वगैरह देखनी है। एग्स होते हैं, एग ब्लैक कलर के अगर एग्स नजर आएंगे तो ये आपने बता देना है कि ये फीमेल फ्रॉग है। बाकी इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, ये बता देना है। लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो डायग्राम की लेबलिंग है इसको एक दफा डायग्राम आपने लाजमी देखनी है। इससे रिलेटेड ठीक है। क्वेश्चन आपको डायग्राम की के अंदर लेबलिंग ही आएगी, 1-2 नंबर की आएगी और इसके साथ का क्वेश्चन नहीं है। आगे है सर नंबर 4 में प्रिपरेशन ऑफ द वेट माउंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज फ्रॉम द चार्ट्स एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। मतलब इसमें भी डायग्राम ही आपको आई थिंक आएगी और डायग्राम को आपको लेबलिंग करनी ही आएगी। आगे मॉडल पेपर में हम साथ देखते हैं कि जो लेबलिंग वाला काम है
ये इसमें भी है आगे जो माइटोसिस मियोसिस है इसके स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेजेस दे सकते हैं, उनमें से आपको डिफरेंस करना होगा कि ये प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है। उसमें आपने क्रोमोसोम की अरेंजमेंट देखनी है कि किस तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं या पोल्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये सेटिंग हर एक का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या, इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो मतलब ये ज़्यादातर वो थ्योरी वाला टॉपिक था सर, जिसमें बताना था कि क्रोमोसोम डिटैच होके जा रहे जा रहे हैं हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं या पोल की हैं, तरफ जा रहे हैं। सब डिवीजन डिवाइड हो रहा है, 4 सेल में हो रहा तो एप्लाइड लेवल पे चेंज हो रहा है तो मियोसिस है, है। अगर पेरेंट से डॉटर में हो रहा है तो मेटासिस है। तो मियोसिस मेटासिस का डिफरेंस और फिर उसके बाद स्टेज कौन सा है। स्टेज कौन सी है वो ठीक है। आपको नेक्स्ट है जी आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ द सेलुलर एंड टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ द CS ऑफ अ लीफ थ्रू ऑब्जर्वेशन। यानी हमें तो डायग्राम में आएगी। तो मेटा नजर आए, ये तो ये सारी चीजें जो लीफ के अंदर होती हैं, तो इसमें टिश्यूज भी नजर आएंगे जहाँ से वाटर मूव करता है। तो ये आप उसकी लेबलिंग ही देखनी है, इसमें भी इसकी आप भी लेबलिंग है। एक ये 4 नंबर्स का है तो इसलिए इसमें से एक मान की लेबलिंग की आएगी। कोई कोई से 2 की आएगी। अब हम वो गैस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आपको करना चाहिए माइटोसिस मियोसिस वाला, ये सर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ एक आध कोई और 7 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सर कह रहे हैं जी 7 वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको विलाई स्ट्रक्चर, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो पूछ सकते हैं विलाई क्या चीज होती है। लाइक प्रोजेक्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होती है। इसका फंक्शन क्या होती है, ये फिंगर लाइक क्यों होती है, कि आपका इस ये कवर एरिया ज्यादा करने के लिए और मतलब इसमें खुद ये ब्लड छोटा साइज एरिया कवर कर ले। प्रोजेक्शन ठीक है। ज्यादा हुई है, प्लान क्यों नहीं है, फिंगर लाइक क्यों होती है, तो इसलिए ये आप मतलब वो एक ब्लड इंटेस्टाइन के अंदर ड्रॉप करके उसी जगह पे काफ़ी सारी पूरी भी आ जाए। तो ये तकरीबन आपके क्वेश्चंस पूरे हो गए सर। अख्तर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने इतना अपना प्रेशियस टाइम दिया। अच्छा, इसके साथ ही आगे जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन ये साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। मॉडल पेपर जो फेडरल बोर्ड ने ही दिया हुआ है, क्योंकि इसी तर्ज का आपका पेपर बना था फर्स्ट एनुअल में भी, अब भी बनेगा। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देख लें। A student carried out 2 tests on the given food material, one with iodine solution and one with Benedict solution to find out its nutrient contents. Identify which test requires the use of heat. तो ये आई थिंक आपको सर अख्तर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था और आपको ये याद ही होगा। तो जो बेनेडिक्ट टेस्ट है उसके लिए आपको हीट करनी पड़ती है। तो आई राइट द ऑप्शंस हियर टू, दिस वन इज द बेनेडिक्ट टेस्ट कह लें या सोल्यूशन कह लें, टेस्ट ठीक है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद अप्रोप्रिएट रिएजेंट यूज टू टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स वे नेसेसरी। इसमें भी काफ़ी सारी बातें हम ऊपर डिस्कस करके आ गए, तो जल्दी से वो देख लेते हैं। रिएजेंट अगर हो, वेरिड रिएजेंट हो, तो वो किस टेस्ट के लिए होता है? तो ये होता है प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए होता है। तो दिस इज़ फॉर प्रोटीन। और प्रोटीन में भी बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके लिए, लेकिन आप प्रोटीन ही लिखते हैं। दिस इज़ फॉर प्रोटीन्स। अच्छा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। अब अगर ये टेस्ट आप करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? तो ऑब्जर्वेशन अगर ये पॉजिटिव हो तो ऑब्जर्वेशन होती है कलर चेंज हो जाता है पर्पल। तो पर्पल कलर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पर्पल के वायलेट आप पर्पल लिख लें, पर्पल कलर फॉर्म होता है तो ये पॉजिटिव होता है। तो इधर आप पॉजिटिव लिख देंगे। इफ देयर इज पर्पल कलर देन इट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और इट इज़ यूज फॉर ग्लूकोज। इसका भी ऑब्जर्वेशन में ये क्योंकि कलर वाले ही टेस्ट होते हैं, तो इसमें अगर पॉजिटिव है तो कलर चेंज हो जाएगा। इसका ब्लू होता है वैसे, तो ब्लू से चेंज होके ग्रीन, येलो या ब्रिक रेड। तो ज़्यादा ब्रिक रेड जो है वो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ब्रिक रेड, हायर कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी तो ब्रिक रेड ग्लूकोज की। और इसको भी अगेन लिख देंगे कि पॉजिटिव अगर होगा तो ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टार्च। और स्टार्च जो है वो उसके लिए, यानी स्टार्च को टेस्ट करने के लिए रीएजेंट कौन सा यूज़ होता है? तो रीएजेंट उसके लिए होता है आयोडीन सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आयोडीन, जो बेसिक टर्म है वो ये है, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन अगर हो तो कलर चेंज क्या आता है, ऑब्जर्वेशन क्या आती है? तो कलर चेंज होके आता है
डार्क ब्लू या डीप ब्लू कलर आ जाता है, डीप ब्लू कलर आ जाता है पॉजिटिव अगर हो तो ये आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर फैट्स इन फूड आइटम्स। फैट्स को टेस्ट करना इसलिए जरूरी है, वी नीड फैट्स इन सर्टन अमाउंट्स in our diet, but increased amount of fats causes other diseases as well. So fats are required by the body, but increased amount of fats cause diseases as obesity, जो मोटापा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप टेस्ट करेंगे फूड आइटम्स में ज़्यादा फैट्स तो नहीं है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स टेस्ट गिव्स अ कलर चेंज विद आयोडीन। ये भी ऊपर वाले टेस्ट के साथ रिलेटेड ही है। डज इट इंडिकेट दैट देयर इज नो ग्लूकोज एंड नो प्रोटीन। तो अगर आप अभी तक समझ चुके हैं तो इसका आंसर बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं कि अगर आयोडीन है तो आयोडीन किस चीज़ की प्रेजेंस के लिए, तो ये भी हमने लिखा आयोडीन किस चीज़ की प्रेजेंस के लिए। देखें, आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, ये चीज़ समझनी है आपने। आयोडीन आपको ना ग्लूकोज की प्रेजेंस बताएगी ना प्रोटीन की प्रेजेंस बताएगी, ठीक है। तो आयोडीन से अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज और प्रोटीन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स गिव्स अ कलर चेंज विद आयोडीन डज इट इंडिकेट दैट देयर इज नो ग्लूकोज एंड प्रोटीन। तो आप लिखेंगे कि नो इन्फेरेंस, कोई रिजल्ट नहीं बता सकते आप। नो इन्फेरेंस कैन बी मेड विद आयोडीन टेस्ट। किसके बारे में? अबाउट ग्लूकोज और प्रोटीन। ये पहली बात का जवाब हो गया। ये अक्सर जो वीडियोस हैं उनमें इतना जवाब है जो सोल्यूशन की वीडियोस भी बनी हुई है यूट्यूब पे। अगली बात भी है, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड द स्टूडेंट हैव टू कैरी आउट। अब अगर ग्लूकोज या प्रोटीन को टेस्ट करना है तो क्या करना चाहिए, तो ये ऊपर लिखा हुआ पहले से, आप ये दोनों बातें लिखी हुई। तो ही हैज़ टू कैरी आउट आइदर बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट या ब्यूरेट रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। तो अगली बात आप लिखेंगे ही हैज़ टू कैरी बेनेडिक्ट्स टेस्ट एंड दोनों करने पड़ेंगे बायोरेट टेस्ट, बायोरेट रिएजेंट टेस्ट। ये करेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों चीज़ों के बारे में, यानी ग्लूकोज प्रोटीन के बारे में, क्योंकि ये जो टेस्ट है आयोडीन वाला इट इज़ फॉर स्टार्च, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये सेक्शन ए के कंप्लीट हो गया और अभी भी तकरीबन इसी जैसा ही पेपर आएगा पीबीए में। अगर आपको टेस्ट याद हो गए तो इंशाल्लाह आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द गिवन डायग्राम। तो ये जो एक्स है दिस इज सेंट्रोसोम, एक्स इज सेंट्रोसोम, ठीक है। और वाई जो है इसको सेंट्रोसोम है, एक्स को लिख सकते हैं सेंट्रोसोम, वाई तो क्रोमोसोम है, नहीं वाई है सॉरी वो स्पिंडल फाइबर, Y is a spindle fiber. State any one difference between A and C. तो A और C जो है ये दो कौन कौन से हैं, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं फेजेस हैं। तो A जो है ये है मेटाफेज और C जो है ये है टेलोफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। तो मेटाफेज और टेलोफेज में आपने एक एक कम से कम डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये दरमियान में क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स ये अलाइन कर रहे हैं एट द मेटाफेज प्लेट, इसीलिए तो ये मेटाफेज है कि क्रोमोसोम्स आर अलाइनिंग एट द मेटाफेज प्लेट। तो इसमें आप लिख देंगे कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज प्लेट, ठीक है। साथ लिख सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच भी हो रहे हैं क्रोमोसोम्स, लेकिन एक काफ़ी है। दूसरा सी क्या चीज़ है, सी मैंने बताया टेलोफेज है। तो टेलोफेज में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम्स अनकॉइल हो रहे हैं, अनकॉइलिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की। यहाँ पे देखें ये क्रोमोसोम्स की अनकॉइलिंग हो रही है, अनकॉइल होके
और उनकी लेंथ बढ़ रही है, यानी लेंथन हो रहे हैं। या लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से आ रही है, न्यूक्लियर एनवेलप इज रिफॉर्मिंग। तो आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ पे सी में लिख दें और यहाँ पे लिख दें कि ये ए में बात हो रही है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड लेंथन हो रहे हैं, ये लिखते हैं। ठीक है जी, काफ़ी है। लेकिन अगर साथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप इज रिफॉर्मिंग एज वेल। नेक्स्ट उसके बाद है जी ये विलाय वाला क्वेश्चन, सजेस्ट द रीजन व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रादर देन स्मूथ सरफेस। ये अभी बड़ी डिटेल से सर अख्तर ने आपको बताया कि सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो जाता है ये इनकी स्ट्रक्चर की वजह से। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर बेटर फूड एब्जॉर्प्शन, बेटर फूड एब्जॉर्प्शन। और इसके अंदर उन्होंने बताया था आपको ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो कि बाद में कैपिलरीज होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं फिर उस डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई एनी वन डिफरेंस इन सब में। तो एक एक डिफरेंस इन सब में आपको लिखना पड़ेगा। एक है जी रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के साथ है जी लिम्फोसाइट। ये ज़्यादा उसका है थ्योरी का टॉपिक है। और फिर है जी फैगोसाइट। तो तीनों में आपने एक एक डिफरेंस लिखना होगा। तो लिख लेते हैं जी फैगोसाइट का सबसे पहले लिख लेते हैं, पॉइंट फैगोसाइट का लिख लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल का फंक्शन लिख दें सबसे पहले आप। रेड ब्लड सेल्स, उनका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये एक बात आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में लिख देनी है। दूसरी आप बात लिख सकते हैं जी लिम्फोसाइट्स के बारे में, ये कि दे आर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको आप कह सकते हैं दे प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। यानी अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा, बॉडी को खतरा होगा किसी चीज़ से, तो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स यही देते हैं लिम्फोसाइट्स। और फैगोसाइट्स क्या करते हैं, अगर कोई पैथोजन आ जाएगा, फॉरेन पैथोजन की जरासीम वगैरह बॉडी के अंदर, तो उसको ये पहले इंगल्फ कर लेंगे और फिर उसको इनटेक कर लेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। तो फैगोसाइट्स के बारे में आप लिखेंगे फैगोसाइट्स दे इंगल्फ एंड डाइजेस्ट फॉरेन पैथोजेंस कह लें, पैथोजेंस, ये इनके फंक्शंस हैं। तो इन्हीं सेल्स के ही फंक्शंस आपको बार बार किसी न किसी सूरत में आते रहेंगे। तो ये आपका इसका भी सोल्यूशन हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो अब आपके लिए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में उसका आंसर अगर मुझे आता हो तो ठीक है, वरना सर अख्तर से पूछ के अपलोड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज PBA।